हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि सैलानी पर। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैंने आपको पढ़ाया था, जो इससे मैं आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा था। मैंने कहा था जब तक मैं एक चैप्टर को क्लियर नहीं कर देता हूँ, एक टॉपिक को क्लियर नहीं कर देता हूँ, तब तक मैंने कहा था कि मैं आपको जो है नेक्स्ट टॉपिक तब तक प्रोवाइड नहीं कराऊंगा। तो इसी संदर्भ में जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा था, वो मैं पढ़ाने जा रहा था आपको क्या 1892 का जो मैंने पढ़ाया था आपको भारत परिषद अधिनियम पढ़ाया था। और आज हम इससे आगे जो आपके प्रमुख एक्ट हैं वो देखेंगे, क्योंकि आपको पता होगा जो आपका 1858 का अधिनियम था, इस अधिनियम के तहत मैंने कहा था जो ब्रिटिश संसद थी, ब्रिटिश संसद का आपका क्या भारत पर क्या हो गया था, पूर्णतः क्या हो गया था, नियंत्रण हो गया था। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था वो यहाँ पर क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। क्योंकि आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और उसी के साथ जो आपका मुगल सम्राट का पद हुआ करता वो भी क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका कौन, 1909 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है ना, 1909 का 1909 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है ना। अब जो आपका 1909 का क्या था, भारत परिषद अधिनियम था। इसी 1909 के भारत परिषद अधिनियम को कहा जाता था क्या, मार्लियामेंटो सुधार। सुना होगा आपने, बहुत बार सुना होगा। इसको कहा जाता क्या, मार्लियामेंटो सुधार। ठीक है ना। आपका मार्लियामेंटो सुधार किसे कहा जाता, तो आपका जो 1909 का भारत परिषद अधिनियम था, इसको कहा गया आपका क्या, मार्लियामेंटो सुधार। ठीक है ना। अब आपको पता होगा यहाँ पर जो आपका मार्लियामेंटो सुधार आया था, ये इसमें आपका जो मार्ले था वो था आपका क्या, भारत का राज्य सचिव। मार्ले क्या था आपका, भारत का राज्य सचिव। भारत का राज्य सचिव मार्ले था आपका क्या, भारत का राज्य सचिव। और मिंटो था आपका क्या, भारत का वायसराय। ठीक है ना। भारत का वायसराय आपको कौन था, मिंटो, भारत का वायसराय। ठीक, मार्लियामेंटो सुधार कहते हैं इसको। तो मैंने कहा मार्ले था आपका कौन, भारत का राज्य सचिव। और मिंटो था आपका कौन, भारत का जो आ गया था, भारत का वायसराय था। ठीक है ना। अब इस जो आपका 1909 का जो मार्लियामेंटो सुधार है, 1909 का भारत परिषद अधिनियम है, इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी, तो इसकी सर्वप्रथम पहली सबसे पहली जो प्रमुख विशेषता थी, इसने क्या किया, जो आपकी परिषद हुआ करती, गवर्नर जनरल की परिषद हुआ थी, परिषदों व उसके कार्य क्षेत्र में क्या किया, विस्तार किया। किसने, 1909 में क्या हुआ, आपके परिषदों व उसके कार्य क्षेत्र में क्या हुआ, विस्तार हुआ। परिषद हुआ उसकी परिषद हुआ, उसके कार्य क्षेत्र में विस्तार किया गया। आपके किस अधिनियम के तहत ये किया गया, आपके किस अधिनियम के तहत, भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत क्या गया, परिषद हुआ, उसके कार्य क्षेत्र में क्या किया गया, विस्तार किया गया। ठीक है ना। और केंद्रीय विधान परिषद में क्या, सरकारी सदस्य की बहुमत की व्यवस्था की रखी गई। किस केंद्रीय विधान परिषद में, किसमें, केंद्रीय विधान परिषद में। बहुत बार क्या आपने देखा भी होगा, बहुत सारे क्या बनते हैं, इन अधिनियम से क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। तो सीधे सीधे पूछ लेगा आपको, जो केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों की बहुमत की व्यवस्था रखी गई थी, तो किस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों की बहुमत किससे क्या रखी गई थी, तो वो बढ़ाई गई थी या किसमें था रखी गई थी, तो वह आपका कौन, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों की बहुमत। ठीक है ना। जो आपकी केंद्रीय विधान परिषद होगा, उसमें जो आपके क्या होंगे, सरकारी सदस्य, सरकारी सदस्यों की बहुमत की व्यवस्था रखी गई किसके तहत, तो ये रखी गई आपके 1909 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। अब आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, बहुत बार आपने एक व्यक्ति का नाम है आपने सुना होगा, सत्येंद्र नाथ सिन्हा। क्या, सत्येंद्र नाथ सिन्हा। सत्येंद्रनाथ सिन्हा। अब इस सत्येंद्रनाथ सिन्हा थे, ये कौन थे, तो इनको क्या किया, वाय वाय सराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी, उसमें चुने जाने वाले पहले क्या थे, ये भारतीय थे। कौन, सत्येंद्रनाथ सिन्हा। वाय सराय की वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में चुने जाने वाले पहले भारतीय।
वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में चुने जाने वाले आपके जो पहले भारतीय थे वो कौन थे? आपके सत्येंद्र नाथ सिन्हा। और बहुत बार क्या बनता है, इनसे क्वेश्चन बनता था कि वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में चुने जाने वाले आपके जो पहले भारतीय थे वो कौन थे? आपके सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे। परंतु किस सदस्य के रूप में जोड़े गए थे? विधि सदस्य। कौन सदस्य? विधि सदस्य। विधि सदस्य के रूप में किसको जोड़ा गया था? आपके सत्येंद्र नाथ सिन्हा को आपको जोड़ा गया था। किसके? वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में। ठीक है ना। अब विधान परिषद के सदस्यों को बजट को अंतिम रूप से स्वीकार करने, उस बजट पर पूर्व उस बजट से को पारित करने से पहले पूर्व उस पर क्या करना? वाद विवाद करने और उस पर पूरक प्रश्न पूछने की क्या हो गई थी? आपका अधिकार मिल गया था। किसको? 1909 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। तो विधान परिषद के सदस्यों को, ठीक है ना, विधान परिषद के सदस्यों को आप लिख सकते हैं विधान परिषद के बहुत बार क्वेश्चन आता है कि विधान परिषद के सदस्यों को बजट को अंतिम रूप से स्वीकार करने, क्या विधान परिषद के सदस्यों को बजट को अंतिम रूप से स्वीकार करने, अंतिम रूप से बजट को अंतिम रूप से स्वीकार करने। बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि विधान परिषद के सदस्यों को बजट को अंतिम रूप से स्वीकार करने या स्वीकार करने से पूर्व बजट पर वाद विवाद करने, स्वीकार करने से पूर्व स्वीकार करने से पूर्व बजट पर वाद विवाद करने, क्या क्या प्रस्ताव पारित करने क्या मिला था? अधिकार में बजट पर वाद विवाद करने का, बजट पर वाद विवाद करने का क्वेश्चन बनेगा कि विधान परिषद के सदस्यों को बजट को अंतिम रूप से स्वीकार करने तथा बजट पर वाद विवाद करने का प्रस्ताव का, क्या वाद विवाद करने का क्या मिला था? अधिकार मिला था। वाद विवाद करने का क्या मिला था? अधिकार। अधिकार मिला था। तो ये सब किसके तहत में था? आपके 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम था, 1909 के भारत परिषद अधिनियम में क्या हुआ? विधान परिषद के सदस्यों को बजट को अंतिम रूप से स्वीकार करने तथा बजट पर वाद विवाद करने का क्या मिला था? अधिकार मिला था। ठीक है ना। और सदस्यों जो विधान परिषद सदस्य थे उनको पूरक प्रश्न पूछने का भी क्या था? अधिकार मिला था। किस अधिनियम के तहत? पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला था। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला आपके किसके तहत? जो आपका 1909 का क्या था? भारत परिषद अधिनियम, जिसको कहा जाता है पार्लियामेंट्री सुधार। इसी के तहत क्या हुआ? विधान परिषद के सदस्य को बजट पर अंतिम रूप से स्वीकार करने से पूर्व बजट पर क्या करने, जब अंतिम रूप से स्वीकार किया उससे पहले आप क्या कर सकते? वाद विवाद करने का अधिकार मिला। तब पूरक प्रश्न करने का भी क्या मिला? अधिकार मिला आपके किसके तहत? 1909 का जो क्या था? भारत परिषद अधिनियम था। ठीक है ना। और इसी के तहत जाति धर्म वर्ग के आधार पर क्या पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाएगी? जाति धर्म वर्ग, जाति धर्म वर्ग के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली, पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाएगी। जाति धर्म वर्ग के आधार पर क्या अपनाएगी? पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाएगी। किस अधिनियम के तहत? 1909 का भारत परिषद अधिनियम के तहत। ठीक है ना। और पहली बार केंद्रीय विधानसभा हेतु मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्या रखी गई थी? व्यवस्था रखी गई थी। केंद्रीय विधान परिषद हेतु केंद्रीय, बहुत बार क्वेश्चन आता भी है कि पहली बार केंद्रीय विधान परिषद हेतु मुस्लिम वर्ग के लिए क्या पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी? तो पहली बार केंद्रीय विधानसभा में मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन की
निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में कह रहे हैं के लिए क्या की थी, मुस्लिम निर्वाचन क्या की गई थी, व्यवस्था की गई थी, ठीक है ना। और लॉर्ड मिंटो को क्या कहा जाता है, सांप्रदायिक निर्वाचन का क्या कहा जाता है, यहाँ पर जनक कहा जाता है। किसको, लॉर्ड मिंटो को। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन की क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। किसको, लॉर्ड मिंटो, ठीक है ना। तो ये सब था आपके किसमें, आपका था ये किसमें, 1909 के भारत परिषद अधिनियम में, ठीक है ना। अब ये आपका 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम था, इसको कहा गया पार्लियामेंटो सुधार। अब ये सांप्रदायिक निर्वाचन मतलब संप्रदाय के आधार पर क्या निर्वाचन, मतलब मुस्लिम प्रतिनिधि को सिर्फ क्या, मुस्लिम प्रतिनिधि क्या देंगे, वोट देंगे। और इसी के आधार पर आपका जो 1906 में मुस्लिम लीग थी, उस मुस्लिम लीग की वजह से यही बाद में जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का की जो व्यवस्था होती है, इसी के तहत जो आपका यही आगे जाकर क्या बनता है, भारत पाकिस्तान के विभाजन के क्या बनता है, कारण बनता है, ठीक है ना। तो ये तमाम प्रकार की जो बातें हैं, ये सब किसमें था तुम्हारा, ये था तुम्हारे किसमें, आपके 1909 के भारत परिषद अधिनियम में, ठीक है ना। तो ये 1909 के भारत परिषद अधिनियम में था। तो ये आपका था क्या, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, इसको कहा गया मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले कौन तुम्हारे भारत का राष्ट्रपति था, मिंटो कौन तुम्हारा भारत का वायसराय, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ, इसमें कह रहे जो विधान परिषद थी, विधान परिषद को उसके कार्यक्षेत्र में क्या किया गया, विस्तार किया गया। और उसके कार्यक्षेत्र में जब विस्तार किया गया तो कह रहे कि केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों की बहुमत रखा गया, मतलब केंद्रीय विधानसभा में आप ज्यादा से ज्यादा होंगे, सरकारी सदस्यों को बढ़ाया गया। और इसमें जो सदस्यों की संख्या में आपकी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में चुने जाने वाले जो पहले भारतीय व्यक्ति वो था कौन, सत्येंद्र नाथ सिन्हा। और सत्येंद्र नाथ सिन्हा को क्या रखा गया, यहाँ पर विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया इसके वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि विधान परिषद के सदस्यों को बजट को अंतिम रूप से स्वीकार करने से पूर्व उस पर वाद विवाद करने का क्या मिला, अधिकार मिला। विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर अंतिम रूप से बहस करने, अंतिम रूप से स्वीकार करने से पूर्व वाद विवाद करने का क्या मिला, अधिकार मिला। और पूरक प्रश्न पूछने का क्या मिला था, अधिकार मिला था। किसको, विधान परिषद के सदस्यों को, ठीक है ना। उसके पश्चात क्या है कि जात धर्म वर्ग के आधार पर यहाँ पर क्या पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई। और सबसे ज्यादा जो आपका जात धर्म वर्ग के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई, इसी के तहत आपका क्या होता है, मैंने कहा जो आगे चलकर क्या बनता है तुम्हारे यहाँ जो द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत या जो भारत पाकिस्तान के विभाजन का कारण बनता है, यही से बनता है। क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए क्या हो गया था, पृथक निर्वाचन की क्या हो गई थी, व्यवस्था हुई थी। और जब पृथक निर्वाचन की व्यवस्था हुई तो कहा जाता है कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक है वो आपका कौन है, लॉर्ड मिंटो। और यही कारण आगे जाकर क्या बनता है, भारत पाकिस्तान के विभाजन का क्या बनता है, कारण बनता है। ये था आपका कौन, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, ठीक है ना। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, ठीक इसके बाद पढ़ेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1919। क्या, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919। और इसी भारत शासन अधिनियम 1919 को क्या कहा जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार क्या कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है। अब इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में क्या है, बहुत सारी क्या है विशेषताएं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, जो आपके भारत शासन अधिनियम 1919 है या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 है, इसमें क्या होता है, जो आपके भारत के राय सचिव थे वो था कौन, मॉन्टेग्यू। मॉन्टेग्यू क्या था आपका, भारत का राय सचिव, मॉन्टेग्यू था आपका भारत का राय सचिव, ठीक। मॉन्टेग्यू क्या था आपका, भारत का राय सचिव। और आपका जो चेम्सफोर्ड था वो था भारत का वायसराय, भारत का वायसराय, ठीक है। अब जो आपका 1919 का भारत शासन अधिनियम है, जिसको कहा गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, भारत का राय सचिव आपका मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड आपका क्या, भारत का वायसराय। सर्वप्रथम इसमें क्या हुआ, केंद्र में द्विसदनात्मक विधानसभा की क्या हुई, स्थापना हुई। केंद्र में द्विसदनात्मक विधानसभा की क्या हुई, स्थापना हुई। किसके तहत, इसके तहत
केंद्र में द्विसदनात्मक विधानसभा, भारत शासन अधिनियम 1919, जिसको कहा गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मैंने कहा मॉन्टेग्यू था आपका भारत का राष्ट्रीय सचिव और चेम्सफोर्ड था आपका भारत का वायसराय। तो मैंने कहा सर्वप्रथम इस अधिनियम के तहत क्या हुआ था, केंद्र में द्विसदनात्मक विधानसभा की क्या हुई थी, स्थापना हुई। केंद्र में द्विसदनात्मक विधानसभा की स्थापना किसके तहत हुई थी, ये हुई थी आगे किसके तहत, भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है ना। प्रथम में थी आपका राज्य परिषद और दूसरी में थी केंद्रीय विधानसभा। क्या, प्रथम में थी राज्य परिषद, दूसरी में क्या, केंद्रीय राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। ठीक है ना। अब देश में इस समय क्या होती, पृथक निर्वाचन की क्या हुई थी, व्यवस्था हुई थी। किसके तहत, 1919 के तहत देश में पृथक निर्वाचन की व्यवस्था। देश में पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत हुई थी, तो भारत का शासन अधिनियम 1919 के तहत क्या हुई थी, देश में क्या हुई थी, प्रत्यक्ष निर्वाचन की क्या हुई थी, व्यवस्था हुई थी। और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था हुई थी तो इसी के साथ प्रांतों में क्या, द्वैत शासन प्रणाली लागू हुई। क्या, प्रांतों में प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली क्या हुई थी, लागू हुई थी। आपकी किसके अधिनियम के तहत, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली अपनाई गई। और प्रांतीय विषयों को पुनः कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। ठीक है, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली और प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया। प्रांतीय विषयों को बांटा गया। ठीक है। अब प्रांतीय विषयों को दो भाग कौन कौन से हैं उनके बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। तो प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया और वो दो भाग आपके क्या, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। कैसे विषय, हस्तांतरित विषय और कैसे विषय, आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। ठीक है ना। प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, हस्तांतरित और आरक्षित विषय। आपका जो हमारे पास है, मैं क्योंकि इस बोर्ड में मैंने कहा जगह कम है इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पूरे को मिटा रहा हूँ। फिर एक बार पुनः आपको क्या, इधर से जो यहाँ पर हस्तांतरित आरक्षित विषय इनके बारे में बता रहा हूँ कि आपका जो हम पढ़ रहे भारत शासन अधिनियम 1919, इस चीज को कहा गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है ना। मॉन्टेग्यू था आपका भारत का राष्ट्रीय सचिव और चेम्सफोर्ड था आपका भारत का वायसराय। कह रहा है कि इस अधिनियम के तहत भारत में क्या, केंद्र में क्या हुई थी, द्विसदनात्मक, केंद्र में द्विसदनात्मक विधानसभा की स्थापना हुई थी। प्रथम राज्य परिषद और दूसरी में केंद्रीय विधानसभा। परंतु कह रहा है कि इस प्रथम राज्य परिषद के दूसरे केंद्रीय विधानसभा बना, परंतु इसी अधिनियम के तहत आपके पास अधिनियम 1919 के तहत क्या होता, देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन की क्या हुई थी, व्यवस्था हुई थी। और जब देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था हुई तो फिर प्रांतों में क्या होगा, द्वैत शासन प्रणाली क्या होगी थी, लागू हुई थी। अब प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू हुई तो इसी के तहत क्या हुआ, प्रांतीय विषयों को कितने भागों में बांटा गया था, तो जो प्रांतीय विषय उनको दो भागों में बांटा गया था। एक था हस्तांतरित विषय और दूसरा था आरक्षित विषय। अब हस्तांतरित विषय क्या होता है, हस्तांतरित विषय में आपका क्या होता है, एक होता है हस्तांतरित विषय और दूसरा होता है आरक्षित विषय। तो हस्तांतरित विषय जो होता है उसमें क्या होता है, जनता के लिए, जनता से कानून। और आरक्षित में किसके द्वारा, गवर्नर जनरल को क्या कहता है, मनोनीत करता है। आरक्षित में क्या होता है, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत। गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, जनता। ठीक, जनता से जो कानून बनता था, आपका क्या हो गया, आपका हस्तांतरित और आरक्षित क्या आ गया, विषय में आ गया। ठीक है ना। तो आपके हस्तांतरित आरक्षित विषय में आपका जनता से कानून और आरक्षित विषय में गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत। ठीक है ना। अब इसी को मैं हस्तांतरित आरक्षित विषय को दो भागों में बांट रहा हूँ कि वास्तव में हस्तांतरित विषय में क्या क्या था और आरक्षित विषय में क्या क्या था। ठीक है ना। प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, कितने भागों में, प्रांतीय विषयों कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। ठीक है। प्रांतीय विषयों को
दो भागों में बांटा गया, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित और आरक्षित, ठीक है। अब हस्तांतरित विषय में अब क्या है, बहुत सारे क्या है मुद्दे, जैसे शिक्षा हुआ, पुस्तकालय हुआ, स्थानीय स्वायत्त शासन हुआ, चिकित्सा हुआ, ठीक है ना, शिक्षा, चिकित्सा, ठीक है ना, शिक्षा, चिकित्सा, स्थानीय स्वायत्त शासन, शिक्षा, चिकित्सा, बहुत सारे आते हैं, शिक्षा, चिकित्सा, आपका पुस्तकालय हुआ, स्थानीय स्वायत्त शासन हुआ, सार्वजनिक निर्माण हुआ, पुस्तकालय, सार्वजनिक निर्माण, पुस्तकालय, सार्वजनिक निर्माण, और सार्वजनिक निर्माण के साथ उद्योग व सार्वजनिक उद्योग, मनोरंजन के क्षेत्र, ठीक है ना, उद्योग और मनोरंजन, उद्योग और मनोरंजन। तीसरा किसमें था आपके हस्तांतरित में, किसमें हस्तांतरित में जो हमारा जनता से संबंध कहते हैं कानून थे, जिनपे क्या जनता से संबंध का हस्तांतरित में रखा गया और आरक्षित में रखा गया, किसके द्वारा, जिनको गवर्नर जनरल क्या करता था, मनोनीत करता था, ठीक है ना। तो इसमें रखा गया आप गवर्नर जनरल की मनोनीत करने में, किसमें इसमें रखा गया आपको बहुत सारे विषय, जैसे क्या रक्षा। अब देखो रक्षा का जो मामला था वो किसमें था, आपका आरक्षित में था। विदेश मामले हुआ, वित्त हुआ, भूमि कर हुआ, रक्षा, विदेश मामला, वित्त, भूमि, रक्षा, विदेश मामला, रक्षा हो गया, विदेश मामला हो गया, वित्त हो गया, भूमि हो गया, रक्षा, विदेश मामला, भूमि, अकाल, न्याय, पुलिस, अकाल, न्याय, पुलिस, अकाल, न्याय, पुलिस, अकाल, न्याय, पुलिस के साथ साथ आपका हो गया क्या क्या, रक्षा, विदेश मामला, वित्त, भूमि, अकाल, न्याय, पुलिस, पेंशन, ठीक है ना, समाचार पत्र पत्रिकाएं, सिंचाई, पेंशन, समाचार पत्र, पेंशन, समाचार पत्र पत्रिकाएं, पेंशन, समाचार पत्र पत्रिकाएं, सिंचाई, जलमार्ग, मोटर गाड़ियां, बंदरगाह, सिंचाई, जलमार्ग, मोटर गाड़ियां, बंदरगाह, सिंचाई, जलमार्ग, मोटर गाड़ियां, बंदरगाह आदि। तो ये सब इसमें तुम्हारे आरक्षित विषय में थे, ठीक है ना। जो मैंने कहा प्रांतीय विषय थे उनको दो भागों में बांटा गया था, तो आरक्षित विषय, इनको आरक्षित विषय जिन्हें मनोनीत करता था गवर्नर जनरल, तो आपका गवर्नर जनरल जो मनोनीत करता है उसमें आया आपका रक्षा, विदेश मामला, वित्त, भूमि, अकाल, न्याय, पुलिस, पेंशन, समाचार पत्र पत्रिकाएं, सिंचाई, जलमार्ग, ठीक है ना, सिंचाई, जलमार्ग, मोटर गाड़ियां, बंदरगाह आदि। और इसमें हस्तांतरित में शिक्षा, चिकित्सा, स्थानीय स्वायत्त शासन, पुस्तकालय, सार्वजनिक निर्माण और उद्योग और मनोरंजन, ठीक है ना। तो ये दो भागों से बांटे गए, आगे दो भागों में बांटे गए थे, हस्तांतरित और आरक्षित विषय, ठीक है ना। अब इसी के तहत आपकी क्या हुआ, जो आपका ये भारत शासन अधिनियम था, इसी के तहत भारत में क्या हुआ था, लोक सेवा आयोग का क्या हुआ था, गठन हुआ था। इधर क्या होगा भारत में क्या हुआ था, लोक सेवा आयोग का क्या हुआ था, गठन हुआ था, किसके तहत, भारत शासन अधिनियम 1919 के लोक सेवा आयोग का यहाँ पर क्या हुआ था, गठन हुआ था, ठीक है ना। अब जब लोक सेवा आयोग गठन हुआ तो कह रहा है कि जो निर्वाचित क्षेत्र होते हैं दो क्षेत्रों में विभाजित किए गए, सामान्य विषय और विशिष्ट विषय, ठीक है ना। तो आपका लोक सेवा आयोग का गठन किसके तहत हुआ था, आपका 1919 का भारत शासन अधिनियम के तहत, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, जो आपका भारत शासन अधिनियम 1919 है, इसमें भी क्या होता है कि जो आपके लोकसभा आयोग का गठन के पश्चात जो हस्तांतरित आरक्षित विषय थे इनको भी प्रांतीय शासन के तहत दो भागों में बांटा गया था। फिर उसके बाद आपको क्या हुआ, लोक सेवा आयोग का क्या हुआ, गठन हुआ। परंतु निर्वाचक क्षेत्रों को भी क्या बांटा गया था इसके तहत, दो भागों में। किसको बांटा गया, दो भागों में, निर्वाचक क्षेत्रों को। निर्वाचक क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया था, दो भागों में बांटा गया था। एक बांटा गया था सामान्य रूप से और एक बांटा गया था विशिष्ट, सामान्य और विशिष्ट।
सामान्य और विशिष्ट, ठीक है ना, सामान्य और विशिष्ट। अब सामान्य में क्या था आपका, सामान्य में रखे गए थे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीय। कौन रखे थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय। सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीय, ठीक है ना। मैंने कहा जो करने वाले थे दो भागों में रखे थे, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य में रखे गए थे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीय। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीय, ठीक है ना। और विशिष्ट में रखे गए थे कौन, भूस्वामी, विश्वविद्यालय, व्यापार मंडल आदि। भूस्वामी, विश्वविद्यालय, व्यापार मंडल, विश्वविद्यालय, व्यापार मंडल, ठीक है ना, आदि का प्रतिनिधित्व निर्धारित किया गया। विश्वविद्यालय भूस्वामी का हुआ, विश्वविद्यालयों का, व्यापार मंडल का प्रतिनिधित्व निर्धारित किया गया। निर्धारित किया गया था किसके तहत, आपका ये किया गया था किसके तहत, भारत शासन अधिनियम 1919 का मोन्टेग्यू, जिसको कहा जाता है मोन्टेग्यू चंद्रशेखर सुधार। सामान्य और विशिष्ट, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीय। और यहाँ विशिष्ट भूस्वामी व विश्वविद्यालय व व्यापार मंडल का प्रतिनिधित्व इसमें क्या किया गया था, शामिल किया गया था, ठीक है। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से क्या कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था। किसमें, 1919 में पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया है। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया है। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया किसके तहत, 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया, ठीक है ना। और इसी में कहा गया 1919 के जो आपका भारत शासन अधिनियम है, इसमें क्या गया, एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। तो 10 वर्ष बाद आपने क्या करेगा, रिपोर्ट प्रस्तुत किया, वैधानिक आयोग। वैधानिक आयोग क्या किया गया, गठन किया गया। और वैधानिक आयोग का जो आपका गठन किया गया, तो इसमें क्या कह रहा है कि वैधानिक आयोग का गठन तो किया गया, परंतु 10 वर्ष पश्चात जांच के बाद क्या करेगा, रिपोर्ट क्या करेगा, प्रस्तुत करेगा। वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा, अब 10 वर्ष पश्चात जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। 10 वर्ष पश्चात जांच की रिपोर्ट क्या करेगा, प्रस्तुत करेगा, ठीक है ना। और भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार भी इसी अधिनियम के तहत था। भारत में महिलाओं को मत, महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया था। भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया था किसके तहत, 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत, ठीक है ना। तो आपके मैंने कहा सामान्य निर्वाचन दो, सामान्य और विशिष्ट, ठीक है ना। पहले बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से क्या कर देगा, अलग किया गया किसके तहत, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जो 10 वर्ष पश्चात अब क्या करेगा, अपनी जांच करेगा और उसके 10 वर्ष पश्चात क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, ठीक है ना। और भारत में महिलाओं को जो मत देने का अधिकार मिला, किसके तहत मिला है, 1919 का भारत शासन अधिनियम के तहत, ठीक है ना। तो ये सभी था आपके किसमें, 1919 के भारत शासन अधिनियम में, ठीक है ना। अब आपने देख लिया जो 1919 का जो आपका ये एक्ट था, ये तो हुआ आपका क्या, कंप्लीट, ठीक है ना। परंतु यहाँ पर एक वैधानिक आयोग के गठन की बात कर रहा है, तो 10 वर्ष पश्चात क्या करेगा, जांच करने के बाद आपने क्या करेगा, रिपोर्ट सौंपेगा। तो हमने जो आपका साइमन कमीशन था, साइमन कमीशन आपको 1927-28 में ही क्या करना, हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो साइमन कमीशन जो आपको 1927-28 में आ गया था, ठीक है ना, क्योंकि इसने क्या 10 वर्ष पश्चात आना था, परंतु ये 2 वर्ष क्या आ गया, पहले ही आ गया, ठीक है ना। तो हमको पढ़ना है यहाँ पर क्या, साइमन कमीशन, सुना होगा आपने, साइमन कमीशन, ठीक है। अब साइमन कमीशन 1927-28 बहुत सुना होगा आपने, साइमन कमीशन 1927-28। परंतु साइमन कमीशन आपके आ गया था कब, 8 नवंबर 1927 को। कब, 8 नवंबर 1927।
8 नवंबर 1927 को, ठीक है ना। अब इसका मुख्य काम क्या था, तो मैंने इसका मुख्य काम था कि भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति की है, ठीक है ना। इस स्थिति की रिपोर्ट में भारत ने उत्तरदायी शासन, भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में, ठीक है, भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति करने की स्थिति में, कहां तक प्रगति करने की स्थिति में, कहां तक प्रगति करने की स्थिति में, कहां तक प्रगति करने की स्थिति में। सन 1927 8 नवंबर 2 साल पहले आ गया था, मैंने कहा 8 नवंबर 1927 में आ गया। तो भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति करने की है स्थिति में, ठीक है ना। अब इस साइमन आयोग की नियुक्ति की जो राज्य सचिव थे वो थे कौन, आपके बर्कनहेड। साइमन आयोग की नियुक्ति के राज्य सचिव, साइमन आयोग की नियुक्ति के राज्य सचिव, साइमन आयोग की नियुक्ति के साइमन आयोग की नियुक्ति के राज्य, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि साइमन आयोग की नियुक्ति के राज्य सचिव कौन थे आपके, तो कौन थे, बर्कनहेड ने की थी। किसने की थी, बर्कनहेड, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन आता है इसीलिए बोल रहा हूं मैं, बर्कनहेड। साइमन आयोग के नियुक्ति के राज्य सचिव, साइमन आयोग के नियुक्ति के राज्य सचिव कौन थे आपके, बर्कन नियुक्ति के साइमन आयोग की नियुक्ति के राज्य सचिव किसने नियुक्त किए थे, किसने किए थे, बर्कनहेड ने। और साइमन आयोग की नियुक्ति के राज्य सचिव बर्कनहेड ने की थी। तो साइमन आयोग में जो सदस्य थे वो कितने थे, कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 7 सदस्य। साइमन कमीशन में, साइमन कमीशन कितने सदस्य थे आपके, 7 सदस्य। कई कोई पूछता भी है कितने सदस्य थे इसमें, तो 7 सदस्य थे। और ये सभी क्या थे तुम्हारे, ब्रिटिश थे या अंग्रेज थे, ये सभी क्या तुम्हारे 7 सदस्य क्या तुम्हारे ब्रिटिश या अंग्रेज थे, ठीक। साइमन आयोग में सबसे सदस्य तुम्हारे क्या थे, ब्रिटिश थे, ठीक है ना। इसीलिए इस कमीशन को कहा गया तुम्हारा कैसा कमीशन, श्वेत कमीशन। इस कमीशन को क्या कहा गया, श्वेत कमीशन। और श्वेत कमीशन क्या, इसका क्या किया गया, बहिष्कार किया गया, ठीक है ना। साइमन आयोग का क्या किया गया था, बहिष्कार, बहिष्कार किया गया था। जो नारा लगाया गया था यहाँ पर वो लगाया गया था क्या, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक क्या दिया गया यहाँ पर, नारा दिया गया था, ठीक है ना। और 1928-29 में कमीशन ने क्या की, 2 बार भारत की भी क्या की यात्रा की थी, 1928 और 29 में। कमीशन ने 2 बार भारत की यात्रा 1928-29 में कमीशन ने क्या की थी, 2 बार भारत की यात्रा की थी। और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की उसने गोलमेज, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, दूसरे गोलमेज सम्मेलन और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में। 3 गोलमेज सम्मेलन होता है 1930, 1931 और 1932। प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक। परंतु इसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला, निष्कर्ष नहीं निकला, ठीक है ना। तो ये था आपका क्या, निष्कर्ष नहीं निकला। तो मतलब ये था आपका क्या, आपका साइमन कमीशन 1927 में। मैंने कहा जो वैधानिक आयोग 10 वर्ष पहले आना था, इसमें 10 वर्ष बाद आना था जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत करने, परंतु मैंने कहा 2 वर्ष पहले आ गया, 8 नवंबर 1927 को आ गया था। आज देखिए भारत में उत्तरदायी शासन की प्रगति कहाँ तक हुई है। परंतु इसने क्या, साइमन आयोग की नियुक्ति के लिए मैंने कहा जो साइमन आयोग की नियुक्ति के राज्य सचिव थे वो थे बर्कनहेड। और बर्कनहेड ने साइमन आयोग की नियुक्ति के राज्य सचिव बने। और इसमें 7 सदस्य थे। तो 7 सदस्य में मैंने कहा 7 सदस्य क्या थे, ब्रिटिश थे। जब 7 के 7 सदस्य ब्रिटिश थे तो लोगों ने कहा कि भाई अच्छी जांच नहीं कर पाएगा, इसलिए क्या होगा, इसको कहा गया जो साइमन कमीशन है उसको कहा गया श्वेत कमीशन। और श्वेत कमीशन मतलब गोरों का था, तो गोरों का, इसीलिए श्वेत कमीशन कहा गया। और इसका क्या गया, बहिष्कार किया गया भारत में। और नारा दिया गया साइमन गो बैक का नारा दिया गया। परंतु इस आयोग ने 1928-29 कमीशन ने 2 बार भारत की क्या की थी, यात्रा की थी। परंतु इसका जो रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी, जो आपका मैंने कहा लंदन में क्या होती थी, गोलमेज सम्मेलन होते थे, उन गोलमेज सम्मेलन में इसको प्रस्तुत किया गया। परंतु 1930 पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 32 में हुआ था। 30 में पहला हुआ था, 31 में दूसरा हुआ, 32 में तीसरा हुआ था। परंतु इसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला, ठीक है ना। तो ये था दोस्तों आज का जो आपका क्या था,
आपके जो 1909 का मार्लिमेंटो था, और ये आपका क्या था 1919 का भारत परिषद 1919 का जो आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था ये, और तीसरा था आपका इसमें साइमन कमीशन। तो ये इतना आज का क्या था आपका टॉपिक था। अब हम फिर मिलेंगे आपके किसी नए नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और नए नेक्स्ट टॉपिक के साथ मतलब मेरे कहने का अर्थ है कि हम इसके बाद पढ़ेंगे तुरंत आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे, और आपका तुरंत 46 का कैबिनेट मिशन वगैरह पढ़ेंगे, और उसको क्या करें तुरंत जल्द से जल्द क्या करेंगे कंप्लीट करने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा एक वीडियो 2 वीडियो और आएंगे इसमें। उसके पश्चात मैं इस वाले टॉपिक को थोड़ा कुछ समय के लिए रोक दूंगा और किसी नए टॉपिक क्या करूँगा शुरू करूँगा। फिर आपसे वही गुजारिश है मेरी कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैंने कहा कि उस प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचे जिसकी उसकी क्या है आवश्यकता है। तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू।